आपको पता ही है कि 12 से 1 प्रतिदिन हमारी क्लास रहती है, तो भाई आप उसको देखने आ जाया करिए। प्रणाम बच्चा, राधे राधे। पूजा कुमारी, अंजू, निधु, सबको बच्चा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका टॉपिक क्या रहेगा बच्चा? संधि रहेगा, ये बात ध्यान रखना। आपका टॉपिक रहेगा संधि। आप हेडिंग डालिएगा संधि। अगर संधि में बात की जाए बच्चा तो संधि शब्द से ही कई प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न आपका ये बनता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ। एक सिंपल सा प्रश्न आपका बनेगा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दूसरा प्रश्न आपसे ये बनेगा कि संधि का शाब्दिक अर्थ। दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे परिभाषा। दूसरा प्रश्न आपका बनेगा परिभाषा। तीसरे प्रश्न में आते हैं तो तीसरा प्रश्न आपसे बनेगा योग। योग में क्या है। चौथे प्रश्न में आएंगे तो संधि में के आपसे क्या पूछेगा बच्चा? भेद, या क्या पूछेगा? संधि के प्रकार पूछेगा। पांचवें नंबर में आते हैं तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि संधि का विलोम क्या होता है। संधि का विलोम क्या होता है। संधि में विशेष क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि संधि में विशेष क्या है। या आपसे प्रश्न ऐसा बना देगा कि संधि है। आपसे प्रश्न ऐसा बना देगा कि संधि है। एक एक पॉइंट को पहले हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बनाना चालू कर दीजिएगा, कॉपी में लिखना चालू कर दो। हर एक पॉइंट को आप कॉपी में लिखिए, विधिवत नोट्स बनाइए। थ्योरी की क्लास चल रही है, आपकी संख्या पे देखो डिपेंड करेगा, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिस सेट ही चालू कर देंगे अगर आप भाई थ्योरी में उतना आप अच्छा नहीं दिखाओगे अपना रिस्पॉन्स। चलिए यहाँ पर प्रणाम भैया। पढ़ाने के बाद आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। क्लास जैसी भी लगा करे आप पढ़ने के बाद उसको कमेंट भी किया करिए, तभी तो एक टीचर पढ़ाएगा ना आपको। सबको बच्चा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब बच्चा यहां पर देखना, अगर संधि का शाब्दिक अर्थ पूछे तो मैं आपको बता दे रहा हूं संधि का एक एक चीज को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा वो क्या होता है? जोड़ होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग होता है। किसका योग होगा तो आप बताएंगे कि वर्णों का योग होता है। किसका जोड़ होता का जोड़ होता है। किसका मेल होता है बच्चा तो आप बताएंगे कि वर्णों का मेल होता है। वर्णों का जोड़ होता है, वर्णों का मेल होता है, वर्णों का क्या होता है? योग होता है। इसके आगे आएंगे तो हम लोग परिभाषा आगे पढ़ेंगे। योग की बात करोगे तो ये किससे बना है बच्चा? सम प्लस धी से बना है। सम का मतलब है सम्यक रूप से और धी का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी सम्यक रूप से किसका जोड़? तो वर्णों का जोड़ होगा। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जोड़, मेल, योग होगा। ये बात आप ध्यान देना। भेद या प्रकार, संधि के भेद पूछेगा तो बच्चा आप क्या बताओगे? संधि के भेद 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपकी कौन सी संधि है? स्वर संधि है। कौन सी संधि है बच्चा? स्वर संधि है। और जो दूसरी संधि है वो कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे कि व्यंजन संधि है। दूसरी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। और जो तीसरी संधि है वो कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे कि विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है बच्चा? तो आप बताएंगे कि विसर्ग संधि है। ये बात ध्यान देना। अगर स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच संधि बोलते हैं। और व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल संधि बोलते हैं। तो नॉर्मल सा प्रश्न बनाना, संधि के भेद पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि संधि के भेद 3 है। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ये किसके भेद है बच्चा? तो आप बताओगे कि ये संधि के भेद हैं। कौन कौन से? तो आप बताएंगे कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के भेद पूछे तो स्वर संधि के भेद 5 हैं। इस बात का भी ध्यान देना। 5 भेद इसके कौन कौन से हैं मैं नोट कर दे रहा हूं बच्चा। इसमें आपकी कौन सी आएगी? दीर्घ संधि आएगी। पूरे देश के कंटेंट क्रिएटर्स अपनी स्किल्स को अपनी ऐप पे मोनेटाइज कर रहे हैं। अभी क्लास प्लस लाइट इंस्टॉल आएगी, दीर्घ संधि आएगी।
दीर्घ संधि के बाद आप कौन सी संधि लिखेंगे? तो गुण संधि लिखेंगे। गुण संधि के बाद कौन सी संधि लिखेंगे? वृद्धि संधि लिखेंगे। और वृद्धि संधि के बाद बच्चा क्या लिखेंगे? यण संधि लिखेंगे। और यण संधि के बाद क्या लिखेंगे? अयादि संधि लिखेंगे। अब देखो यहां से चीजें क्लियर हुई। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़, मेल, योग होता है। ये बात आप ध्यान देना। और परिभाषा हम लोग आगे पढ़ेंगे। योग सम प्लस धी, सम्यक रूप से वर्णों का क्या हो? जोड़ हो, वही क्या है? संधि है। संधि के भेद पूछेगा तो 3, कुछ बच्चे 5 आंसर बता देते हैं। तो संधि के भेद 3 है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि है। ये बात आप ध्यान देना। अगर संधि का विलोम पूछता है तो संधि का विलोम बच्चा क्या होता है? विग्रह होता है। ये बात ध्यान देना। कुछ बच्चे संधि का विलोम क्या बता देते हैं? वो विच्छेद बता देते हैं। विच्छेद नहीं बताना है, संधि का विलोम विग्रह बताना है। विग्रह विकल्प में ना दिया रहे तो फिर आप किसको बता दोगे भैया? विग्रह ना दिया रहेगा तो आप किसको बता देंगे? विच्छेद को बता देंगे। ये बात ध्यान देना। समास का विलोम विग्रह नहीं होता है, समास का विलोम व्यास होता है। ये भी बात ध्यान देना। समास का विलोम क्या होता है? तो आप बताएंगे कि समास का विलोम व्यास होता है। आगे लिखा है कि संधि में विशेष क्या होता है? तो विकार होता है। विकार, विकार का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, परिवर्तन होता है। यानी संधि में वर्णों का योग होगा और उसी वर्णों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। उसी को हम विकार कहते हैं। आपसे प्रश्न आता है कि संधि है, ए विकल्प में लिखा रहेगा वर्ण विधि। क्या लिखा रहेगा बच्चा? वर्ण विधि लिखा रहेगा। और बी विकल्प में क्या लिखा रहेगा? तो आप बताएंगे कि शब्द विधि लिखा रहेगा। शब्द विधि लिखा रहेगा। और सी विकल्प में क्या लिखा रहेगा? वाक्य विधि लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? वाक्य विधि लिखा रहेगा। और डी विकल्प में क्या लिखा रहेगा? तो आप बताएंगे बच्चा यहां पर पद विधि लिखा रहेगा। तो वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि और क्या लिखा है? पद विधि लिखा है। ये बात आप ध्यान देना। तो वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि और यहां पर क्या लिखा है? पद विधि लिखा है। तो कह रहा है कि संधि है। तो बच्चा जो संधि है वो ध्यान देना, संधि आपकी वर्ण विधि है। क्या है? वर्ण विधि है, क्योंकि संधि में वर्णों का योग होता है। समास होता तो समास पद विधि है। कभी भी आप संधि में शब्दों का योग मत बता देना। कुछ बच्चे तो बता देते हैं सर संधि में शब्दों का योग होता है। कह रहे हैं सर तो ऐसे ही सर क्लास करवाएंगे क्या? सर ऐसे ही सारी क्लास करवाएंगे? भाई आपको क्लासेस चल रही हैं, आप उनको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। सारी क्लासेज ऐसे करवाएंगे बच्चा? देखिए थ्योरी क्लास पढ़िए। थ्योरी में ये नहीं है कि आपको सारी थ्योरी पढ़ा दी जाएगी, लेकिन लगभग लगभग आप पढ़ ही लोगे। और आप एडमिशन ले लीजिए, ऐप पे पढ़िए। ऐप पे ज्यादा फीस तो मांगी है नहीं, तो आप इसमें भी पढ़िए, जहां मन रहे वहां पढ़िए। थ्योरी पढ़ा दीजिए तो भाई थ्योरी तो पढ़ा ही रहे हैं। आप लोग सेशन को लाइक करिए, जो नए साथी अभी क्लास को लाइक नहीं किए हैं। तो विशेष में क्या है बच्चा? विकार है, परिवर्तन है। और संधि क्या है? वर्ण विधि है बच्चा। ये बात ध्यान देना। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान देना, संधि शब्द आपका क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है ये? स्त्रीलिंग शब्द है, संधि होती है। अच्छा बच्चा, एक बात ये भी ध्यान देना, कई टीचर आपको संधि को पुल्लिंग बता देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, आप उस आधार पे रहिएगा। ये नहीं कोई ये बता दिया, कोई ये बता दिया। छंद अलंकार भी करवा दीजिएगा। जी बच्चा, प्रीति जी करवा देंगे। पहले एक एक चीज को समझो। यही संधि शब्द अगर संस्कृत के पेपर में पूछे तो संस्कृत के पेपर में संधि शब्द पुल्लिंग है। संधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है। हिंदी में संधि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। क्योंकि संस्कृत में जब आप टुकड़ा करते हो संधि का, तो ये संस्कृत में बनता है सम प्लस धा प्लस की। और ये बोला गया वहां कि की प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो सर ये संस्कृत में क्या होता है? सर एक बार बैच के बारे में बता दीजिए। चलिए तो अभी बता देंगे बच्चा। तो ये जो आपका शब्द है सम प्लस धा प्लस की,
तो की प्रत्यय जो होता है, की प्रत्यांत शब्द संस्कृत में पुल्लिंग माने गए, हिंदी में नहीं। हिंदी में संधि शब्द स्त्रीलिंग है। अभी आप पढ़ोगे आगे जब जेंडर वाले टॉपिक में ना, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पढ़ोगे, गरिमा महिमा लघिमा, गरिमा होती है, महिमा होती है, लघिमा होती है। गरिमा शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, लेकिन इमा प्रत्यांत शब्द, क्या कहा, इमा प्रत्यांत शब्द संस्कृत में पुल्लिंग माने जाते हैं। तो भैया उससे क्या मतलब है, तो हिंदी अलग है, संस्कृत अलग है, ये बात ध्यान देना। कहीं कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दे दूंगा कि बच्चा देखो ये संस्कृत में ऐसा होता है, हिंदी में ऐसा होता है, तो आपको ये भी डाउट नहीं रहेगा। अब एक एक पॉइंट में आते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, जोड़ मेल योग, ये बात हमारी हो गई। योग सम प्लस धी, सम्यक रूप से जोड़, यानी वर्णों का जोड़ संधि है। चलिए आगे क्या लिखा है, भेद या प्रकार। तो संधि के भेद या प्रकार तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 5 होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, जड़ संधि और अयादि संधि। यहां तक क्लियर हुआ। संधि का विलोम विग्रह, संधि में विशेष क्या है, परिवर्तन है, हम लोग आगे समझेंगे। और संधि क्या है, वर्ण विधि है। और संधि कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। सर जी आप ही यहाँ पर, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, पहले आप इसको लिखिए, जैसा है वैसा ही लिखिए, और अच्छा लिख देंगे भैया, उसके लिए परेशान मत होइए। हाँ चलिए यहां तक लिखिए आगे आप लोग। नोट हुई कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। एकदम सूक्ष्म तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चा, एकदम बारीकी तरीके से पढ़ रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे आते हैं बच्चा, तो आप एक हेडिंग डालोगे परिभाषा। पहला ही प्रश्न होता है, पहला ही प्रश्न जो आपका बनेगा बच्चा, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आपका प्रश्न क्या रहेगा, परिभाषा रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पहला ही प्रश्न आपका क्या बना, संधि की परिभाषा। अब आप लोग परिभाषा बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, कुछ लोग कुछ और बताते हैं, कुछ लोग कुछ और बताते हैं। फिलहाल आप लोग इसकी परिभाषा बताओगे, इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चा, चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए तो सर यहाँ पर टेट कब आएगा, जी सर बता दीजिए। तो अभी तो जनवरी में बच्चा पेपर बताया गया है, तो अगस्त, लास्ट अगस्त तक नहीं तो सितंबर तक में यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अब संधि की परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक चीज को आप अच्छे से समझना। जैसे बच्चा देखो यहाँ पर आपके ये क्या हो गए, आपके शब्द हो गए, और ये भी आपका क्या हो गया, शब्द हो गया। अब इस शब्द को हम क्या करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां से लाके यहां पर मिलाते हैं, यानी ये पहले शब्द का अंतिम है और ये दूसरे शब्द का क्या है, प्रारंभ है, क्योंकि सबसे पास हमारा यही पड़ता है, ये और ये। आप ऐसा नहीं करते हो कि इसको ऐसे मिला दो, और ऐसा नहीं करते हो कि इसको ऐसे मिला दो। तो जो सबसे समीप होता है उसी को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, ये बात ध्यान देना। इसलिए जो संधि की परिभाषा बनती है, तो परिभाषा क्या बनती है बच्चा, संधि की परिभाषा बनती है समीपवर्ती वर्णों के मेल से। परिभाषा में आप लिखेंगे समीपवर्ती वर्णों के, समीपवर्ती वर्णों के मेल से, समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। एक एक पॉइंट को लिखना, जो विकार, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। जो विकार उत्पन्न होता है समीपवर्ती वर्णों के मेल से, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि उसे संधि कहते हैं। भैया ये बोला गया कि समीपवर्ती, इसी को आप क्या बोल सकते हो, निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब वर्णों का मेल दो या दो से अधिक भी हो सकता है, तो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि समीपवर्ती वर्णों के, समीपवर्ती वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो पहले आप परिभाषा लिखिए। यहां पर आंसर क्या आ रहा है भाई, सर सुपर टेट में डीएलएड वैलिड होगा। भैया डीएलएड तो वैलिड होता ही है। चलिए अब इसके आगे आते हैं, हम लोग चीजों को समझते हैं। भाई सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे। अब बच्चा एक बात ये ध्यान देना, जैसे आपने परिभाषा लिखा, विकार का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि विकार का मतलब क्या होता है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, विकार का मतलब क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस बात का आप ध्यान देना।
अब जैसे यहां पर विकार का मतलब क्या लिखा गया भैया, तो विकार का मतलब क्या लिखा गया, परिवर्तन। अब जैसे चीजों को समझो, जैसे देखो यहां पर क्या लिखा है, दाव प्लस अनल, क्या लिखा है, दाव प्लस अनल। यहां पर क्या है, अ, और यहां पर क्या है, अ, दोनों मिलके क्या बन गए, आ बन गए। तो यहां से आपका निकला क्या, अ साउंड निकला और अ साउंड निकला, दोनों मिलके क्या हो गए, आ हो गए। तो आपका ये शब्द देखो क्या बना, ये दा बना और यहां पर वा बना, और इस आ की मात्रा लगा दिए ना और ल, आपका शब्द क्या बन गया, दावानल। तो यहां पर क्या हुआ बच्चा, देखो वर्णों का योग हुआ, वर्णों का योग हुआ और योग के बाद उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, दावानल हो गया। ये बात आप ध्यान देना, क्या कहलाएगा आपका, दावानल कहलाएगा। अब अगले प्रश्न में आते हैं। अब जैसे देखो यहां पर आपका शब्द क्या लिखा है, स्वर्ण प्लस हार। अब इसमें हमने क्या किया, फिर इसको ऐसे लिख दिया स्वर्ण हार। देखो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये आपका क्या कहलाया, संयोग कहलाया। लेकिन इसमें विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, तो ये आपका क्या कहलाया बच्चा, संधि कहलाया। अभी घबराना नहीं है, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए। हम आपको ऐसा तरीका देंगे कि आपकी संधि कभी गलत नहीं होगी। अभी तो हम लोग संधि का क्या किए हैं, परिभाषा लिखे हैं, तो आप परिभाषा को नोट करिए, फिर बच्चा हम लोग इसके आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं क्या कैसे होगा। सभी लोग सेशन को शेयर लाइक जरूर करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए। नल, दावा नल का मतलब क्या होता है बच्चा, दाव प्लस अनल। जंगल की आग को हम क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं, ये बात ध्यान देना। अच्छा, अभी किसी भी चीज को लेके घबराना नहीं है, ना तो बहुत जल्दबाजी है, आराम से पढ़ना है। अभी किसी शब्द के अर्थ में मत जाइए और ऐसा मत देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, संधि चालू करेंगे, यानी हम लोग संधि का टुकड़ा सीखेंगे, कैसे संधि करते हैं इन चीजों को सीखेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चा ये आती है, जब संधि टॉपिक आप लोग चालू करते हो तो समस्या आपके सामने इस बात की आती है कि आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर अगर हमको शब्द का अर्थ पता है, देखो संधि हर पेपर में आता है, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, टफ प्रश्न भी आते हैं और आसान प्रश्न भी आते हैं। आपको ऐसा पढ़ना है कि दुनिया का चाहे जैसा प्रश्न आए, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, तो वो हमारे प्रश्न कभी गलत ना हो। तो आपके मन में ऐसी धारणा बनती है कि नहीं, आप कमेंट करके बताओगे भाई, बनती है कि सर शब्द का अर्थ पता रहेगा तभी हम संधि कर लेंगे, शब्द का अर्थ नहीं पता रहेगा तो हम संधि नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ना कैसे आप संधि करोगे। शब्द का अर्थ पता रहेगा तो भी आप संधि कर लोगे, शब्द का अर्थ नहीं पता रहेगा तो भी आप संधि कर लोगे। ये बात मैं आपको पहले से समझा दे रहा हूं, कैसे कर लोगे। चलिए आगे आते हैं, मैं कुछ की पॉइंट दे रहा हूं, उसको पहले आप नोट करिए। जैसे यहां पर की पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा बच्चा, जैसे यहां पर हमने क्या लिखा, ऊर्जा, हमने यहां पर क्या लिखा, ऊर्जा। ऊर्जा में आपको क्या करना है, बड़ा ऊ लिखना है। अगर ऊष्मा की बात आए तो आप क्या करेंगे, बड़ा ऊ लिखेंगे। अगर ऊर्ध्व की बात आए तो आप क्या करेंगे, यहां पर बड़ा ऊ लिखेंगे। अगर यहीं पे ऊर्मी की बात आए, ऊर्मी का मतलब लहर होता है, बड़ा ऊ करेंगे। अगर यहीं पर किसकी बात आए, उदय की बात आए, तो आप छोटा ऊ करेंगे। और यहीं पे आप किसकी बात आए, उन्नत की बात आए, तो आप छोटा ऊ करेंगे। अगर यहीं पर उत्तर की बात आए तो छोटा ऊ करेंगे। अगर यहीं पर उदय की बात आए तो छोटा ऊ करेंगे। अगर आपको बच्चा क्या लिखना हुआ, ईसा, तो आप बड़ी लिखोगे, और इंद्र लिखना हुआ तो आप छोटी लिखोगे। अगर आपको सती लिखना हुआ तो आप बड़ी लिखोगे। अगर आपको सखी लिखना हुआ तो बड़ी लिखोगे। अगर आपको भू लिखना हुआ तो बड़ा ऊ लिखोगे। अगर कवि लिखना हुआ तो आप छोटी लिखोगे। अगर आपको रवि लिखना हुआ तो आप छोटी लिखोगे। अगर आपको लघु लिखना हुआ तो आप क्या करेंगे भैया, छोटा ऊ लिखेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहने लगते हैं सर ऊर्जा की संधि क्या होगी, सर ऊष्मा की संधि क्या होगी, सर ऊर्ध्व की संधि क्या होगी। इन शब्दों की बच्चा संधि नहीं होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इन शब्दों की कोई संधि नहीं होगी। लेकिन जब आप शब्द का टुकड़ा करते हो, जब आप शब्द का टुकड़ा करते हो तो वहां पर क्या होता है, टुकड़े में तो यही शब्द आते हैं ना, कवीस, कविधनीश, रवीश, रमेंद्र, राजेश, राकेश, आते तो टुकड़ा यही है ना।
सर रीट सिलेबस यूपी टेट 1 का मैच करेगा कि नहीं करेगा? भैया रीट में पूरे नंबर लाओगे अगर हिंदी पढ़ते हो तो, एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। रीट के जो व्याकरण आते हैं हार्ड लेवल के आते हैं, और मेरी आदत है कि मैं आपको एकदम शुरू लेवल से एकदम न्यूनतम से एकदम टॉप लेवल पे लेके जाता हूं, फिर आप खुद ही महारथी बन जाओ, कहीं किसी प्रकार का डाउट ना रहे। अब पहले बात को समझो, पहले हम उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे वीक हैं, पहले वो समझेंगे, फिर जिनको आती है तो उनके लिए तो मैंने छूट दे दिया हूं कि जिस भी टाइप का मन रहे, थ्योरी क्लास पढ़ा रहा हूं, जो उदाहरण आपके मन में आए वो पूछिए, आपको खूब अच्छे समझाया जाएगा, आप खूब अच्छे से पढ़ो, बस मन लगाकर आप पढ़िए। अब मान लो तुम्हारे सामने शब्द क्या आया? भूर्जा। अभी मैं आपको संधि कुछ भी नहीं पढ़ाया हूं, भूर्जा शब्द आ गया। अब उसमें 4 विकल्प भी तो देगा, एक में देगा भू प्लस ऊर्जा। रोज यूपीआई से पैसे भेजते हो है ना, मिलता है फालतू के कूपन्स का धोखा, पर भारत पे 4 विकल्प भी तो देगा, एक में देगा भू प्लस ऊर्जा, और बी विकल्प में देगा भू प्लस ऊर्जा, और सी विकल्प में देगा भू प्लस ऊर्जा। अभी हमने कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको क्या करना है कि यहां से देखकर अपना आंसर बता देना है। और हमने बताया कि भू में बड़ाऊ होता है और ऊर्जा में क्या होता है? बड़ाऊ, और तुमको पहले से पता था, तुम अपना आंसर ये सही कर दिए। अगर इसी को आप गलत कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। कुछ लोग कह रहे भैया मार्तंड की संधि विच्छेद क्या होगी? भैया उस संस्कृत वाले सर खुद ही बताएंगे उसकी संधि विच्छेद क्या हो गया। मार्तंड सर का संधि विच्छेद करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। पहले अभी आप यहां बताएंगे, तो यहां पर जो आपका विकल्प दिया है भाई, तो आपका क्या दिया है? भू प्लस ऊर्जा। यहां पर भू था और यहां पर क्या था भाई? ऊर्जा था, ये बात ध्यान देना। अब अगले प्रश्न में आते हैं। ये बच्चे अपवाद टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे मार्तंड शब्द हुआ, अच्छौड़ी हुआ, प्रौढ़ हुआ, स्वैरणी हुआ। तो पूरे एक बार हम क्या करेंगे ना, पढ़ने के बाद पूरे अपवाद में आपको लिखवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। अभी तो हमने मजाक में ऐसा बोला है, पूरा आपको लिखवाएंगे व्यवस्थित। जब आपका नोट्स बनेगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये कोई नोट्स है। लेकिन सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे। अब मान लो यहीं पे शब्द क्या आ गया? महोर्जा। क्या आया? महोर्जा। अब वो विकल्प तो देगा ही ना, एक में लिखेगा मह प्लस ऊर्जा, और एक में क्या लिखेगा? महा प्लस ऊर्जा। क्या लिखेगा? महा प्लस ऊर्जा। एक विकल्प में आपका क्या लिखेगा? मह प्लस ऊर्जा। अब भैया तुमको पता है, मह पढ़ोगे अशुद्ध पढ़ रहे हो, महोर्जा ऊर्जा में बढ़ाऊ, और ये महा प्लस क्या हो गया? ऊर्जा। यानी आपका आंसर क्या हो गया? बी नंबर तो हो गया ना। आप पहले से बता दिए, वहां से देख के आप बता दिए। जैसे आपके सामने शब्द क्या आया? कवीस। क्या शब्द आया? कवीस। ए विकल्प में लिखा कवि धन ईस। क्या लिखा? कवि धन ईस। और बी विकल्प में रखा कवि प्लस क्या रखा? ईस। और यहां पे आपका प्रश्न क्या आया? कविंद्र। ए विकल्प में क्या रखा? कवि प्लस इंद्र। और बी विकल्प में क्या रखा? कवि प्लस क्या रखा बच्चा? इंद्र। कवि प्लस क्या रखा? इंद्र। तुम खट से आंसर बता दोगे कि सर यहां पर क्या होगा? कवि धन ईस होगा। बी नंबर सही होगा, क्योंकि सर आप पहले बता दिए हैं कि दुनिया में चाहे जहां लिखेंगे कवि में छोटी ई लिखेंगे, बड़ी ई नहीं लिखेंगे। ये बात आपको पहले बता दी गई है। यहां पर सर आप पहले बता चुके हैं कि इंद्र में छोटी ई होती है और कवि में छोटी ई होती है। तो आप ऐसे करोगे, जैसे सतीश आ गया तो आपको पहले से पता है कि हम सती में बड़ी ई करेंगे और ईश में बड़ा, क्योंकि ईश का पेपर आउट हो चुका है ना, क्योंकि ईश में बड़ी होती है ना, सती में बड़ी होती है ना, सखी में बड़ी होती है ना, इंद्र में छोटी, कवि में छोटी, रवि में छोटी, भू में बड़ाऊ, लघु में छोटाऊ। हमारे कहने का आशय बच्चा कि इतने शब्दों में संधि आपकी समाप्त नहीं हो जाएगी, लेकिन इसको आप फ्रंट पेज पे रखोगे, फ्रंट पेज पे इसको लिखोगे और वहीं पे छाप दोगे और देखते रहोगे। नहीं तो महोर में आ गया, अब तुमको पता ही नहीं है उर्मी में बड़ा ऊ करें कि छोटा ऊ करें। लघुत्तर आ गया, तुमको पता ही नहीं चला कि लघु में छोटा ऊ करें कि बड़ा ऊ करें। तो इसको जानने के लिए शब्द के अर्थ से कोई मतलब नहीं है।
अभी आगे बहुत टफ शब्द आएंगे, लेकिन आप उसकी संधि कर ले जाओगे, आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप पढ़ते चलिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको खुद लगेगा 15 से 20 दिन बाद कि किसी भी टाइप के प्रश्न आएंगे आप पूरे के पूरे प्रश्न सही कर लोगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो भाई पहले आप करना क्या है, इन चीजों को नोट कर लेना है। नोट करने के बाद अब आप संधि पढ़ना चालू करोगे। अब जैसे ही आप संधि पढ़ना चालू करोगे तो जो भी चीजें आपको टफ लगेंगी, जो नई चीज लगेगी, उसका टुकड़ा फ्रंट पेज पे तुरंत लिख लेना है। अगर आपको लगेगा कि भविष्य में हमसे गलत हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। सेशन को सभी लोग शेयर लाइक जरूर किया करिए बच्चा। और क्लास समाप्त होने के बाद जैसा भी अनुभव रहे, जैसी भी क्लास लगे, तो आप लोग जरूर बताया करिए, जरूर से जरूर बताया करिए, कमेंट कर दिया करिए। तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे रिस्पांस भी दे रहे हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं बच्चा, एकदम आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत रहे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, बीच बीच में प्रचार आ जाता है, हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं। कर लिया गुरुजी भाई, जो लोग कमेंट नहीं किए हैं वो जरूर कमेंट किया करिए, और संभव रहे तो आप लोग थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करिए। हाँ, और हम बहुत जल्द बच्चा प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, बहुत खतरनाक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे यूपी टेट सुपर टेट के लिए। आपको लगेगा कि वाह क्या प्रश्न है, उस प्रश्न से एकदम सीधे प्रश्न पेपर से अटैच होने वाले रहेंगे। बहुत तगड़ा प्रश्न लेके आएंगे, बहुत खतरनाक प्रश्न लेके आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में जब आओगे बच्चा, तो जो पहली संधि होगी उसका नाम क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, स्वर संधि उसका नाम रहेगा। संधि का नाम ही क्या लिखोगे बच्चा, तो आपको पहले ही बता दिया जा रहा है। आप पहली संधि क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे। ये बात ध्यान देना। किसको पढ़ोगे बच्चा, तो आप स्वर संधि को पढ़ोगे। स्वर संधि को ही संस्कृत में अच संधि कहते हैं। अच का मतलब स्वर हो जाता है, पूरे स्वर आ जाए तो स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि का मतलब क्या है बच्चा, कि स्वर प्लस स्वर बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे स्वर संधि होगा। यानी प्लस के पहले भी स्वर आएगा और प्लस के बाद भी क्या आएगा, स्वर आएगा। तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप परिभाषा में बोल सकते हैं कि दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार का मतलब परिवर्तन, इसको तो जरूर लिखना है। जो विकार स्वर में उत्पन्न होता है, जो विकार स्वर में उत्पन्न होता है, जो विकार स्वर में उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या लिखोगे भैया, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। क्या कह रहा है कि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार स्वर में उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। एक बात ये हमेशा ध्यान देना, स्वर संधि है तो परिवर्तन किसमें होगा, स्वर में होगा। विसर्ग संधि है तो परिवर्तन किसमें होगा, विसर्ग में होगा। व्यंजन संधि है तो परिवर्तन किसमें होगा, व्यंजन में होगा। लेकिन एक बात ये ध्यान देना कि जब आप स्वर संधि पढ़ रहे हो, कौन सी संधि पढ़ रहे हो, स्वर संधि, तो प्लस के पहले भी स्वर रहेगा और प्लस के बाद भी क्या रहेगा, स्वर रहेगा। ये बात आप ध्यान देना। अब यहां पर बच्चा जैसे एक दो उदाहरण लिख लेते हैं। भाई परिभाषा लिख रहे हो तो उदाहरण लिख लोगे तो थोड़ी सी कॉपी अच्छी लगने लगेगी। जैसे आपने यहां पर क्या लिखा, रमा प्लस आपने क्या लिखा, ईस, तो प्लस के पहले यहां पर क्या है, आ, और यहां पर ई है, दोनों तरफ स्वर है, और आपका ये शब्द क्या बन गया, रमेश बन गया। तो कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। अब जैसे देखो यहां पर क्या लिखा है, इति प्लस क्या लिखा है, आदि लिखा है। अब यहां पर क्या है बच्चा, ई है, और यहां पर आ है। ई आ मिलके क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो अब देखो आगे जब नियम पढ़ोगे तो कैसे ये आपका क्या बन जाता है, इत्यादि बन जाता है। तो प्लस के पहले भी स्वर रहे
प्लस के बाद भी स्वर रहे तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? स्वर संधि हो जाती है। तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जो विकार स्वर में उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अभी कैसे रमेश बना, कैसे इत्यादि बना, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अब इसके आगे आइए, आप लोग चीजों को समझिए। यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब जैसे इसके आगे आएंगे तो स्वर संधि की जो पहली संधि है वो दीर्घ संधि है। चलिए इसके आगे आते हैं। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? पहली संधि पढ़ेंगे, और जो पहली संधि है उसका नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। पहली संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अकः सवर्णे। क्या होता है बच्चा? अकः सवर्णे दीर्घ। ये किसका सूत्र होता है? दीर्घ संधि का होता है। जब आप संस्कृत पढ़ोगे तो वहां पर इस सूत्र का काम आता है कि भाई अकः सवर्णे दीर्घ होता क्या है? वो अक प्रत्याहार होता है। अक क्या होता है? प्रत्याहार। जब आप पढ़ते हैं अ ई उ ड़ और दूसरा प्रत्याहार क्या लिखते हैं? रे रे का, तो अंतिम वाले को छोड़ देते हो। अक यहां पर मिला तो अक में ही क्या हुआ? अ ई उ री, और ये क्या हुआ? लरी। ये आपके वहां के मूल स्वर है, इनसे आपका कोई मतलब है नहीं। तो बताया ये गया बच्चा कि इन्हीं का सवर्ण रहे, यानी वही वर्ण आ जाए तो आ में वही आ जाए, ई में वही आ जाए, ऊ में आ जाए और री में आ जाए, तो इनका दीर्घ हो जाता है। आ का क्या हो जाएगा? आ, ई का ई, ऊ का ऊ, और री का क्या होंगे? दीर्घ कर देंगे। लरी के लिए पाणिनि ने बोला कि लृकारस्य दीर्घाभाव। लरी में दीर्घ का अभाव है, लेकिन हिंदी में लरी चलता नहीं है। और मैं बात एक भी बता दे रहा हूं कि हिंदी में री का भी दीर्घ नहीं होता है। ये बात मैं पहले इसलिए बता दिया, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी जिज्ञासाएं बनती रहती हैं, तो आप ऐसी जिज्ञासाएं नहीं बनाएंगे। आपको वही बताया जा रहा है जो आपके लिए जरूरी है, और जितना जरूरी है उतना आपको बताया जा रहा है, ज्यादा भी नहीं बताया जा रहा है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे। फिलहाल इसको दिमाग से आप आउट कर दीजिए, इन चीज से कोई मतलब नहीं है। अब आप हिंदी का सूत्र बनाएंगे। किसका सूत्र बनाएंगे बच्चा? हिंदी का सूत्र बनाएंगे, ये ध्यान देना। और हिंदी के सूत्र में आप क्या लिखेंगे? अ आ, क्या लिखेंगे? अ आ, ई ई, फिर क्या लिखेंगे? ऊ, फिर क्या लिखेंगे? री, फिर प्लस लिखेंगे। प्लस के बाद भी क्या लिखेंगे? अ आ, ई, फिर लिखेंगे ऊ, फिर लिखेंगे री, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? बराबर। बराबर में क्या आ जाएगा? आ, दीर्घ ई आ जाएगी, दीर्घ ऊ आ जाएगा, और किसकी मात्रा आ जाएगी? री आ जाएगा। अब भैया कहोगे कि सर परिभाषा नहीं लिखे और सर डायरेक्ट सूत्र लिख दिए। नहीं, संस्कृत का सूत्र यहां नहीं चलेगा, यहां हिंदी का सूत्र चलाना है, ये बात ध्यान देना है। और कौन सी संधि पढ़ रहे थे? दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र क्या है? अका सवर्णे दीर्घा। याद हो जाए तो भी अच्छा है, नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या हुई उसको पहले समझो। प्लस का मतलब क्या है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्लस का मतलब क्या है? के बाद, क्योंकि ऐसी ही परिभाषा हर जगह चलती रहेगी। बराबर का मतलब क्या है? क्रमशः। बराबर का मतलब क्या है? क्रमशः। तो पहले आपको दीर्घ संधि की परिभाषा तो याद होनी चाहिए, परिभाषा ही नहीं याद है तो आप कैसे काम कर पाओगे? अब बच्चा तुमको पता है कि इसे हम ह्रस्व कहते हैं और इसे हम दीर्घ कहते हैं। ये छोटा अ है और ये बड़ा आ है। तो परिभाषा तुम अपने से बनाना सीखो ना, कि क्या है तुम किताब की परिभाषा रटोगे, किताब की परिभाषा मिलेगी तभी हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा क्यों है? परिभाषा को ही तुम अपने से बना दो। कैसे बनाओगे? आ ई ऊ री के बाद बोलोगे तो अटपटा लगेगा।
इसी को अ क्या है, ह्रस्व है, और आ क्या है, दीर्घ है। अ ह्रस्व है और आ आपका क्या है बच्चा, दीर्घ है। ये बात आप ध्यान देना। तो मैं पहले ही बोल दिया, क्या बोल दिया, ह्रस्व या दीर्घ। क्या बोला, ह्रस्व या दीर्घ, क्योंकि ह्रस्व भी दिया है यहां पर, दीर्घ भी दिया है। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद क्या बोलेंगे, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद अ ई उ री आए तो, अ ई उ री आए तो क्रमशः आ ई उ री हो जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद आ ई उ री आए तो क्या हो जाता है, आ ई उ री हो जाता है। ये इसकी क्या बनी, परिभाषा बनी। अब आगे आते हैं। अब आगे जब आओगे बच्चा तो ये बताया गया कि क्या निकला इसका मूल मतलब। अगर अ प्लस अ रहे तो आपका क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अगर यहीं पर अ प्लस आ रहे तो भी आपका क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अगर आ प्लस आ गया तो भी क्या बनेगा भैया, आ ही बनेगा। अगर यहां पर आ और आ गया तो भी आपका क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर यहीं पे हमने क्या लिखा, आ बनेगा। अगर यहीं पे हमने क्या लिखा कि ई प्लस ई बराबर, तो आपका क्या बनेगा, ई बनेगा। अगर यहां पे हम लिखते हैं बड़ी ई प्लस, या तो वैसे चलते हैं छोटी ई और इसके बाद आप दीर्घ ई लिखते हो तो भी आपका ई बनेगा। यहां पर आपने क्या किया बच्चा, कि यहां पर आपने लिखा ई और इसके बाद भी आपने ई लिखा तो भी आपका क्या बनेगा, ई बनेगा। अगर यहीं पे आप दीर्घ ई और दीर्घ ई करते हो तो भी आपका क्या बनेगा, ई ही बनेगा। आपने लिखा उ प्लस उ, नीचे वाली प्रक्रिया को समझो। क्या लिखे भैया, थोड़ा सा और ऊपर कर देते भाई, थोड़ा गड़बड़ा रहा है तो और गड़बड़ाई जाएगा। चलिए, यहां पर आपने क्या लिखा, उ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। फिर आपने यहां पर लिखा उ और इसके बाद फिर आप यहां पर बड़ा ऊ लिखते हैं तो भी आपका क्या बनेगा, ऊ बनेगा। पहले आपने बड़ा ऊ किया फिर छोटा ऊ किया तो भी आपका क्या बनेगा, ऊ ही बनेगा। आपने यहां पर दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ किया तो भी आपका यहां पर क्या बनेगा, दीर्घ ऊ ही बनेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। कहने का आशय बच्चा ये है कि अ 4 तरीके से हो रहा है और ई भी 4 तरीके से हो रही है और ऊ भी आपका क्या हो रहा है, 4 तरीके से हो रहा है। चाहे प्लस के पहले आ हो, चाहे प्लस के बाद आ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन परिणाम में क्या निकलेगा, आपका आ ही निकलेगा। छोटी बड़ी ई चाहे जो आए, बस ये रहे कि प्लस के पहले जो स्वर रहेगा वही प्लस के बाद रहेगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा, ई ही निकलेगा। यहां पर आपका परिणाम क्या निकलेगा, ऊ ही निकलेगा। और री का दीर्घ नहीं होता है, हिंदी में री का दीर्घ नहीं होता है। री के लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, वहां जगह नहीं थी। अगर बच्चा आप री प्लस री लिखोगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, री ही हो जाएगा। ये बात ध्यान देना, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना। तो संधि की पहचान क्या हुई, मैं आपको बता दे रहा हूं। संधि की पहचान बच्चा क्या हुई, अगर आ की मात्रा आती है, किसकी मात्रा, आ की मात्रा या ई की मात्रा या ऊ की मात्रा या री की मात्रा आती है तो वहां पर संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। और इसका सूत्र क्या होगा, अकः सवर्णे दीर्घ। जैसे इसमें उदाहरण कैसे आएंगे, जैसे बच्चा यहां पर आपका शब्द क्या आ गया, आपने यहां पर लिखा कि जैसे देखो यहां पर शब्द क्या आ गया, कारावास शब्द आ गया, कारावास शब्द आ गया। आपका शब्द क्या आ गया, रामालय शब्द आ गया। आपका शब्द क्या आ गया, दावानल शब्द आ गया। आपका यहां पर शब्द क्या आ गया, परीक्षा शब्द आ गया। शब्द क्या आ गया, कवीस शब्द आ गया। शब्द आपने यहां पर क्या लिखा, सावधान शब्द लिखा। यहां पर आपने शब्द क्या लिखा, भूर्जा लिखा। यहां पर आपने शब्द क्या लिखा बच्चा, भूष्मा लिखा। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। यहां पर क्या मिल रहा है, आ। यहां पर
पर आ, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर आ मिल रहा है, यहाँ पर ऊ मिल रहा है, यहाँ पर ऊ मिल रहा है। जैसे पितृण शब्द आ गया तो वहां पर क्या मिलेगा, जैसे मान लो ये आपका शब्द पितृण आ गया तो वहां पर किसकी मात्रा मिल रही है, तो आप बताओगे री की मात्रा मिल रही है। तो अगर ऐसे उदाहरण आते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। ये बात ध्यान देना, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अब जैसे मैं यहां तक ढेर सारी बातें आपको बता दिया हूं, और जो बच्चे कल जुड़ेंगे तो वो ये पूरी बात पढ़ के बात बताए हैं। और दूसरी क्लास आपकी होने वाली है, तो भाई राम सर की क्लास होने वाली है एसएसटी की, तो आप लोग वहां जल्दी से जुड़ेंगे। लेकिन अभी 2 से 3 मिनट हम आपको पढ़ाएंगे, जो यहाँ बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बच्चा यहाँ पर क्या हुआ, जो आपको बताया गया कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, और री की मात्रा आती है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। लेकिन दीर्घ संधि का हम टुकड़ा कैसे करें, ये बात हमको जानना है ना। जैसे मान लो आपके सामने शब्द आ गया, सरल सरल शब्द पहले मैं दे रहा हूं। जैसे देखो आपके सामने शब्द क्या आया, देहांत, और आपके सामने शब्द क्या आया, सीमांत। क्या शब्द आया, सीमांत। और एक शब्द आपके सामने क्या आता है बच्चा, वेदांत शब्द आता है। अब इन तीनों शब्द का आपको क्या करना है, टुकड़ा करना है। पहले आप पहचान देखोगे, पहचान यहां पर क्या मिल रही है, आ, यहां पर आ, यहां पर आ। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे भैया ये दीर्घ संधि है। भले ही यहां पर ई की पहचान मिल रही है और आ की पहचान मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम ई से टुकड़ा कर देंगे। तो हम टुकड़ा अब कहां से करेंगे बच्चा, आ से करेंगे। कहां से करेंगे, आ से। अब यहां से क्या हो रहा है, टुकड़ा हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आ लिखा है तो हम आ को ही उतार देंगे, क्योंकि प्लस के बाद आ भी है और क्या है, आपका आ भी है। ये बात ध्यान देना, दोनों में से आप एक को लाओगे, अ या आ। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप दोनों को बोल के चेक करोगे। एक बार अंत बोलोगे और एक बार क्या बोलोगे, अंत। तो आपको लगेगा बच्चा नहीं अंत होगा। अब यहां पर आपका शब्द क्या बचा, देह। अगर अ लाते हो तो देह बनेगा और आ लाते हो तो देहा। तो बोल के चेक करो तो कहोगे भैया देह प्लस क्या बनेगा, अंत बनेगा। अब यहां से टुकड़ा करोगे, ये तो क्लियर हो गया कि आपका अंत ही होगा, अंत होता नहीं। अब इधर आपका शब्द क्या बचा, सीम। लेकिन दोनों बोल के चेक करना है, प्लस के पहले आ भी है और आ भी है, वही स्वर लाना है, लेकिन छोटा और बड़ा आपको अपने से करना है। अगर आ बोलोगे सीम और आ बोलोगे तो सीमा, तुरंत पता चल जाएगा नहीं सीम गलत शब्द है, क्या होगा, सीमा। सीमा प्लस अंत होगा। यहां आओगे, ये क्लियर हो गया कि अंत होगा। अब इधर वेद करें कि वेदा, तो आपको पता चलेगा भैया क्या बनेगा, वेद प्लस अंत बनेगा। जब इसके नीचे आते हो तो हमें क्या मिल रहा है, अ, और यहां पर क्या मिल रहा है, अ मिलके क्या बन गया, देखो आ। यहां पर क्या आ रहा है, आ और अ, दोनों मिलके क्या बन गए भैया, आ बन गए। यहां पर क्या आ रहा है, अ और अ, ये भी दोनों मिलके क्या बन गए, आ। अगर परिवर्तन हुआ तो अगर यहां से आ निकला आ बना, तो अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी अब यहां से ये निकल गया और ये निकल गया, तो आपका शब्द क्या बचा, दे। हाँ, आ स्वर इसमें इंक्लूड हुआ, ना या और ता, आपका शब्द क्या बना, देहांत। और ये जो आपका शब्द बच्चा क्या है, तो आ यहां से निकल गया और आ यहां से निकल गया, तो आपका शब्द क्या बनेगा, तो भाई आप इस शब्द को, आ को यहां पर आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो सीमांत हो जाएगा। और यहां पर आपका देखो द है, इस आ को यहां इंक्लूड किए, ना और ता क्या होगा, वेदांत होगा। तो बच्चा इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा। यहां तक जैसी भी क्लास लगी होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास को रेगुलर आप देखिएगा, 12 दिन हिंदी की क्लास चलती है और ये अनवरत 12 से 1 ही चलेगी। मैं आपको ये बता दे रहा हूं, इसका टाइम 12 से 1 ही रहेगी। तो मैं टाइम आपको बता दिया। अगली क्लास हिस्ट्री की है, तो आप हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। बहुत बहुत धन्यवाद।